राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज फिर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जी हां, आज हम लेकर आए हैं आपका अमीर खुसरो का जो भाग बचा हुआ था। उस दिन क्लास करते करते बीच में से क्लास रुक गई थी और अमीर खुसरो की प्रश्नोत्तरी बीच में ही रुक गई थी। अमीर खुसरो पर आधारित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी ऐसी जिसमें रोचक तथ्य आपको हम बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए, तो बिना किसी देर के सीधे सीधे अमीर खुसरो पर चलते हैं। उस दिन हम लोगों ने अमीर खुसरो पर आधारित प्रश्नोत्तरी हल करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रश्न हल कर लिए थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन महमूद था। अमीर खुसरो की संतानें कितनी थी, इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। तो अमीर खुसरो की संतानें कितनी थी? अमीर खुसरो की संतानें थी, आपको बताया था उस दिन। बात हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी इस पे? ठीक है, तो अमीर खुसरो की संतानें 2 पुत्र 4 पुत्रियां, 4 पुत्र 2 पुत्रियां, 1 पुत्र 1 पुत्री और 3 पुत्र 1 पुत्री। तो अमीर खुसरो की संतानें जो थी 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। ठीक है, बी विकल्प सही है। अमीर खुसरो के 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। यहाँ इस प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन। चलिए, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये है अगला प्रश्न। खुसरो का वह पुत्र जो अपने पिता की रचनाएं महफिलों में पिता की भांति ही सस्वर सुनाया करता था। अब इसमें आपको खुसरो के उस पुत्र का नाम बताना है। बताइए, खुसरो का वह पुत्र जो अपने पिता की रचनाएं महफिलों में पिता की भांति ही सस्वर सुनाया करता था। यहाँ एक बात आपको पता होना चाहिए, खुसरो बहुत प्रतिभाशाली थे। खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। खुसरो बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छे ढंग से शेर पढ़ते थे और खुसरो के शेर पढ़कर सुनकर, खुसरो की गज़ल सुनकर कोई भी उनका दीवाना हो जाता था। तो ऐसा बताया जाता है कि 7 साल की उम्र से ही और उससे पहले से ही, बहुत छोटे काल से ही उन्होंने गज़ल को पढ़ना, शेरों को पढ़ना एक नए अंदाज में, ये बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था और 20 साल की उम्र तक बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे खुसरो अपनी गज़ल गोई के लिए, अपनी गज़ल और शेर सुनाने के लिए। तो उनका एक निराला अंदाज था, बहुत अच्छा अंदाज था और उसी अंदाज में उनका एक पुत्र भी गज़ल और उनके शेर सुनाया करता था, रचनाएं महफिलों में सुनाया करता था बहुत अच्छे ढंग से। तो उस पुत्र का नाम यहाँ पूछा गया है। बताइए, मुबारक, हाजी, मलिक मोहम्मद या मोहम्मद खिज। बहुत शानदार प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, खुसरो से संबंधित है। तो ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप उत्तर दीजिए। 5 सेकंड का हम आपको समय भी देते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, आप प्रश्न अच्छे से सोच समझ के उत्तर दीजिए। कौन सा पुत्र था उनका जो उनकी भांति ही बहुत अच्छी रचनाएं सुनाता था, महफिलों में बहुत अच्छे ढंग से सुनाता था, बहुत शानदार। चलिए, तो इसका सही विकल्प होगा हाजी। ठीक है, हाजी ये सुनाता था। 8वें प्रश्न का विकल्प, 8वें प्रश्न का हाजी तो नहीं सुनाता था। सी विकल्प सही है, हाजी ही सुनाता था, यही सही है। ठीक है, ये जो हाजी पुत्र था इनका बहुत मधुर आवाज में सुनाता था और बहुत अच्छा गाता था। ठीक है, और अपने पिता के रचनाओं को महफिलों में जा जाकर सुनाता था बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न, खुसरो के जीवन काल में उनके कितने बेटों का देहांत हो गया था जिसका उल्लेख उनकी रचनाओं में मिलता है? बताइए, खुसरो के जीवन काल में, देखो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि अमीर खुसरो के पुत्रों को हम क्यों पढ़ें। तो अब देखो आ गया यहाँ, अमीर खुसरो के जीवन काल में उनके कितने बेटों का देहांत हो गया था जिसका उल्लेख उनकी रचनाओं में मिलता है। जैसे निराला की रचना सरोज स्मृति में सरोज का उल्लेख मिलता है, वैसे ही खुसरो की रचनाओं में खुसरो के पुत्रों के निधन का उल्लेख मिलता है। और खुसरो ने
अपने उन रचनाओं में अपने पुत्रों के निधन पर बहुत शोक प्रकट किया है, जैसे कि निराला ने किया है अपनी बेटी के निधन पर। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए कितने पुत्रों का, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का। 4 पुत्र तो सब बताए ही जाते हैं इनके। तो अब बताइए खुसरो के जीवन काल में कितने बेटों का देहांत हो गया था, जिसका उल्लेख इनकी रचनाओं में मिलता है। तो खुसरो के जीवन काल में इनके 2 बेटों का निधन हो गया था। कितने बेटों का निधन हो गया था? खुसरो जीवित थे तब तक उनके जीवन काल में ही खुसरो के 2 बेटों का निधन हो गया था। उनका उल्लेख, इन 2 बेटों के निधन का उल्लेख खुसरो ने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, उनका दर्द इन रचनाओं में व्यक्त हुआ है 2 बेटों के निधन के संबंध में। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए अंतरलापिका किसे कहते हैं? बताओ अंतरलापिका किसे कहते हैं? 1 2 3। बूझ पहेलियां, बिन बूझ पहेलियां, सूझ पहेलियां, बी और सी दोनों सही। बताइए अंतरलापिका किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या है 10। प्रश्न संख्या है 10। बताइए 10 का कौन सा उत्तर सही होगा? ए, बी, सी या डी? ये तो सरल प्रश्न है और ये आपने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए। अंतरलापिका किसे कहते हैं? बताइए अंतरलापिका किसे कहते हैं? ठीक है, देखो अंतरलापिका किसे कहते हैं? बताइए बताइए। देखो अंतरलापिका ये पहेलियां हैं। क्या है? पहेलियां। और संस्कृत में पहेलियों को अंतरलापिका कहा गया है। पहेलियां जो हैं ये पहेलियां 2 प्रकार की बताई गई। कितने प्रकार की बताई गई? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? अंतरलापिका, अंतरलापिका, ठीक है पहली। दूसरी बहिर्लापिका, बहिर्लापिका, ठीक है। पहेलियां कितने प्रकार की संस्कृत में बताई गई? संस्कृत नाम अंतरलापिका और बहिर्लापिका। ठीक है, अब अंतरलापिका किसे कहते हैं? अंतरलापिका किसे कहते हैं? बताओ। अंतरलापिका कहते हैं बूझ पहेलियां। कौन सी? बूझ पहेलियां। बूझ पहेलियां अंतरलापिका कहलाती हैं। ठीक, और बिन बूझ पहेलियां, बिन बूझ पहेलियां, बिन बूझ पहेलियां ये क्या कहलाती हैं? बहिर्लापिका। बिन बूझ पहेलियां बहिर्लापिका कहलाती हैं और बूझ पहेलियां अंतरलापिका कहलाती हैं। अब इनमें कैसे पहचानेंगे कि बूझ पहेलियां कौन सी हैं और बिन बूझ पहेलियां कौन सी हैं? ठीक है, या बहिर्लापिका किसे कहेंगे इनमें से और अंतरलापिका किसे कहेंगे, तो ये भी जान लो। देखो बूझ पहेलियां, जिन पहेलियों का उत्तर, जिन पहेलियों का उत्तर, जिन पहेलियों का उत्तर पहेली में दिया हो, पहेली में दिया हो। ठीक है, जिन पहेलियों का उत्तर पहेली में दिया हो उसे कहते हैं बूझ पहेलियां। ठीक है, या अंतरलापिका। और बहिर्लापिका, जिन पहेलियों का उत्तर, जिन पहेलियों का उत्तर, जिन पहेलियों का उत्तर पहेली में न दिया हो, पहेली में न दिया हो, न दिया हो, उसे कहते हैं बहिर्लापिका। ठीक है, अंतरलापिका
बहिर्लापिका। पहेली में दिया है तो क्या है, संस्कृत में ऐसी पहेलियों को अंतरलापिका कहेंगे, और पहेली में उत्तर नहीं दिया है तो बहिर्लापिका। अब ऐसे समझ लो, याद कैसे रखोगे, अंतरलापिका, अंतर माने अंदर, अंदर माने उसी के अंदर, जिस पहेली को पूछा जा रहा है उसी पहेली के अंदर यदि उत्तर है तो वो अंतरलापिका। और बहिर्लापिका मतलब बाहर, पहेली जो पूछी जा रही है उस पहेली में उत्तर नहीं दिया है और वो पहेली के बाहर कहीं उत्तर है, बाहर से उत्तर आएगा तो वो होगा बहिर्लापिका। मुझे विश्वास है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे। अंतरलापिका अंदर उत्तर, बहिर्लापिका बाहर उत्तर, अंदर से उत्तर बाहर से उत्तर, ऐसे मतलब जो पहेली दी गई है उसी पहेली में उत्तर है। इनके उदाहरण भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहेली में ही उत्तर आएगा तो अंतरलापिका है, और पहेली में कहीं वो शब्द उत्तर जो उत्तर है वो पहेली में कहीं नहीं आया है तो वो बहिर्लापिका। संस्कृत में ये है। तो अब अंतरलापिका किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, कौन सी है, बूझ पहेलियां। ठीक, ए विकल्प सही हो जाएगा। अंतरलापिका किसे कहते हैं, बूझ पहेलियों को कहते हैं, बूझ पहेलियां। ठीक है, 10 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सही, बिल्कुल सही। चलो भाई, तो फिर 10वां हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर समझाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे। ठीक है, आगे, जल कर उपजे जल में बास, आंखों देखा खुसरो कहे। जल कर उपजे जल में बास, आंखों देखा खुसरो कहे। उक्त पहेली का अर्थ बताइए। ठीक है, यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ थोड़ा सा ये छूट गया है। उक्त पहेली का अर्थ बताइए, उक्त पहेली का अर्थ बताइए। ठीक है, अब देखो एक बात हम यहाँ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उक्त पहेली कैसी है, अंतरलापिका या बहिर्लापिका। यहाँ प्रश्न इसका ये भी बन सकता है, अंतरलापिका पहेली है ये या बहिर्लापिका है या दोनों है। ठीक है, विकल्प आ सकता है, अंतरलापिका है या बहिर्लापिका है, बताइए भाई। भाई लिखने के लिए तो बोर्ड के सामने आ ही जाते हैं, क्या करें, आना पड़ता है। अब बिना बोर्ड के सामने आए तो लिख नहीं सकते। एक भैया जी कमेंट कर रहे थे, आप तो बस बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हो, आप तो अपना उपदेश शुरू कर देते हो, हम कैसे पढ़ें? तो भाई कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कैमरा के सामने से हटने की, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो फिर सामने आना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम ये कहोगे पीछे से ही पढ़ाते रहते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं। तो भाई दर्शन भी तो देने हैं आपको कि हम ही पढ़ा रहे हैं। चलो, अंतरलापिका या बहिर्लापिका किस प्रकार की पहेली है, एक प्रश्न ये और दूसरा प्रश्न ये कि इसका उत्तर क्या है, बताइए। दिया धूप काजल परमात्मा, दिया धूप काजल परमात्मा, बता दीजिए भाई। ये 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, बताओ। 11वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई। अब बताओ कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, बता दीजिए भाई, बता दीजिए। अब देखो, अब अंतरलापिका क्या होती है कि अंतरलापिका में उत्तर अंदर होता है। अब इसमें अंदर कहीं दिया, इसमें कहीं दिया शब्द आया है, कहीं नहीं आया। धूप, इसमें कहीं धूप आया है, कहीं नहीं आया। काजल, इसमें कहीं काजल आया है, कहीं नहीं आया। परमात्मा, इसमें कहीं परमात्मा आया है, कहीं नहीं आया। अर्थात ये अंतरलापिका नहीं है। अर्थात इस तरह से हम पहचानेंगे अंतरलापिका और बहिर्लापिका। ये अंतरलापिका तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अंतरलापिका होती तो जो उत्तर होता वो इसमें होता, जो उत्तर वाला शब्द होता वो इसमें आता। अब इसमें से जो 4 उत्तर दिए गए हैं, चारों में से कोई भी शब्द यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये अंतरलापिका नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न आता है कि अंतरलापिका है, बहिर्लापिका है
या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो ये अंतरलापिका नहीं है। न दोनों होंगी, अंतरलापिका होगी तो बहिर्लापिका नहीं होगी, बहिर्लापिका होगी तो अंतरलापिका नहीं होगी। ठीक है, तो ये अब बहिर्लापिका पहेली है ये। ठीक है, ये पहेली कैसी है? बहिर्लापिका। अब इसका उत्तर बताइए। जल कर उपजे जल में बास, आंखों देखा खुसरो कहे। ABCD। अब बताओ, जल कर उपजे जल में बास, जल में रहे, सॉरी, जल कर उपजे जल में रहे। बताओ, आंखों देखा खुसरो कहे, ऐसे है, बास नहीं। जल कर उपजे जल में रहे, आंखों देखा खुसरो कहे। अब बताओ, जल कर उपजता है और जल में रहता है, जल कर उपजता है और जल में रहता है, आंखों देखा खुसरो कहे। खुसरो ये कहते हैं मैंने आंखों से देखा है, बताइए वो क्या है। तो इनकी बहुत अच्छी पहेलियां हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पहेलियां लिखी हैं। पूछा भी जाता है पहेलियां किसने लिखी हैं, तो खुसरो ने सबसे पहले हिंदी में। चलिए, तो दिया, दिया जलकर उपजा है? जलकर तो नहीं उपजा है। धूप, धूप जलकर उपजी है? नहीं। जलकर क्या उपजा है? काजल। काजल जब बनता है, काजल जब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? दीपक जला के या कुछ न कुछ जलाया जाता है, तो उससे काजल बनाया जाता है। तो जल कर उपजे जल में रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें नमी होगी तब काजल रहेगा। आंखों देखा खुसरो कहे, तो बहुत शानदार, काजल उत्तर है, परमात्मा नहीं। ठीक है, सी विकल्प सही है। 11वां प्रश्न बहिर्लापिका है। 12वां, अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे। बताओ। अब देखो, अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे, मेरी कहे, मोरी कहे। ठीक है, अंदर है और बाहर कहे, उक्त पहेली का अर्थ है बूझ पहेली, बिन बूझ पहेली, सूझ पहेली, ये सभी। अर्थ लिख दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए था? उक्त पहेली है। कौन सी पहेली है? 12वें प्रश्न में बूझ पहेली, बिन बूझ पहेली, ठीक है, सूझ पहेली, ये सभी। बताओ ABC या D। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। थोड़ा सा दिमाग का उपयोग कीजिए, मस्तिष्क का उपयोग कीजिए और उत्तर तक पहुंचिए। अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे। अब देखो, इसका उत्तर पूछा जाए, ये अर्थ पूछा नहीं गया है। अर्थ पूछा जाता तो यहाँ विकल्प में अर्थ होता, लेकिन विकल्प में अर्थ नहीं है। अब देखो, हम इसका विकल्प उत्तर अर्थ भी बताए दे रहे हैं। अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे। ये मोरी, इसका उत्तर क्या है? मोरी। ठीक है, अर्थ पूछा जाएगा इस पहेली का तो हो जाएगा मोरी। ठीक है, अब इसी पहेली का अर्थ इसी पहेली में दिया है, तो ये क्या होगी? जिस पहेली का अर्थ उसी पहेली में हो तो क्या है? अंतर, अंदर, अंदर, अंतर, अंतःकरण। अंदर क्या है? तो ये क्या हो गई? अंतरलापिका। कौन सी हो गई ये? अंतरलापिका। अब अंतरलापिका को क्या कहा गया है? अंतरलापिका ये संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? बूझ पहेली। अंतरलापिका कौन सी है? बूझ पहेली। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 12 का A। ठीक है, बिल्कुल सही है। बूझ पहेली अभी बताया था। अंतरलापिका कौन सी होती है? बूझ, बूझ। ठीक है, और बहिर्लापिका बिन बूझ। ठीक है, तो ये बूझ पहेली है। अंतरलापिका बूझ पहेली कहलाती है और जो बिन बूझ पहेली है वो बहिर्लापिका होती है। बिन बूझ, बहिर्लापिका। ठीक है, तो ये पहेलियाँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छी क्लास भी है। ठीक है, निस्बत का अर्थ क्या है? बताइए, निस्बत का अर्थ क्या है? निस्बत का अर्थ क्या है? पहेली, वृक्ष, ताज, संबंध। बहुत बढ़िया प्रश्न। निस्बत का अर्थ बता दीजिए भाई। अमीर खुसरो आपने पढ़े हैं,
और पढ़े हैं तो फिर बताइए निस्बत का अर्थ क्या है। निस्बत का अर्थ बताना है आपको, कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस निस्बत का अर्थ बताना है। 13वां प्रश्न है आज की क्लास का, ठीक है। उस दिन क्लास अधूरी रह गई थी, तो आज वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आज उतने हल करेंगे, आगे फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करते रहेंगे। चलिए, पहेली, वृक्ष, ताज, संबंध। तो निस्बत का अर्थ क्या है? जिन लोगों ने ये उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। जिन्होंने बी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल गलत है। जिन्होंने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। निस्बत का अर्थ क्या है? संबंध। निस्बत का अर्थ क्या है? संबंध। आप अमीर खुसरो ने निस्बतें लिखी, ये ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो ने निस्बतें लिखी हैं, निस्बतें, ठीक है। अमीर खुसरो ने निस्बतें लिखी हैं। अब प्रश्न आए निस्बतें किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने। निस्बतें किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने। अब निस्बतों का अर्थ क्या है? निस्बत का संबंध। अब संबंध का मतलब क्या है? एक का दूसरे से संबंध बताया जाता है या पूछा जाता है, वो निस्बत कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्बत। अब निस्बत हम आपको एक दो निस्बत हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, निस्बत का उदाहरण आप नोट कर लेंगे। निस्बत का उदाहरण आदमी और गेहूं। आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? क्या निस्बत है? आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण निस्बत है ये, ठीक। निस्बत का उदाहरण आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है। अब निस्बत का मतलब क्या बताया हमने आपको? निस्बत का अर्थ आपको बताया संबंध। निस्बत का अर्थ क्या बताया? संबंध। अब निस्बतों में एक ऐसा उत्तर आता है जो शब्द एक होगा और वो दोनों से जुड़ा होगा, दोनों का अर्थ दे रहा होगा। अब इसमें आदमी और गेहूं, अब ऐसा कौन सा शब्द है जो आदमी से भी जुड़ा हो और गेहूं से भी जुड़ा हो? तो उसे बताइए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निस्बत। अब कौन सा शब्द ऐसा है जो आदमी और गेहूं से दोनों से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाल। बाल। बाल आदमी के भी होते हैं और बाल गेहूं के भी होती है। समझ गए निस्बत क्या है? ये निस्बत का अर्थ क्या होगा इसका? बाल। ठीक, आदमी और गेहूं में निस्बत क्या है? समझ गए? अब एक प्रश्न दे दें या बाद में दें? बताइए। निस्बत का प्रश्न और देंगे हम आपको, चलो बाद में दे देंगे। अभी यहाँ पर डी विकल्प सही है, चलिए लिख लेना। ये आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, मकान और अनाज में क्या निस्बत है? आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न आ गया, मकान और अनाज में क्या निस्बत है? अब मकान और अनाज, इनमें क्या निस्बत है बताओ? मोरी, कंगनी, पाट, ताज, क्या है बोलो? 14वां प्रश्न है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। मकान और अनाज में क्या निस्बत है? बताइए 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 बताइए। बताओ बताओ बताइए भाई, बताइए। बहुत बढ़िया। क्या है? मोरी। मकान और अनाज में निस्बत क्या है? मोरी है, कंगनी है, पाट है या ताज है? तो इसमें ये है कंगनी। मकान
और अनाज में कंगनी निस्बत है। कंगनी क्या है? कंगनी। मकान और अनाज में क्या है? कंगनी। ये निस्बत है। निस्बत का मतलब संबंध। अब कंगनी क्या होती है ये समझ लो, संबंध क्या है ये। तो पहली बात मकान की छत के नीचे, मकान की छत के नीचे सौंदर्य के लिए, छत के नीचे सौंदर्य के लिए बनाई गई लकीर, बनाई गई लकीर क्या कहलाती है? कंगनी। ठीक है। मकान की छत के नीचे जो सौंदर्य के लिए लकीर बनाई जाती है, मकान की छत के नीचे जो सौंदर्य के लिए लकीर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कंगनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंगनी। ठीक। और दूसरा, कंगनी एक चावल का प्रकार। कांगनी या कंगनी चावल, कंगनी चावल। अब ये कंगनी में निस्बत हो गई क्या कि अनाज भी एक कंगनी होता है। ठीक है, मतलब चावल का एक भेद होता है कंगनी। और ऐसे ही मकान की छत के नीचे जो सौंदर्य के लिए लकीर बनाई जाती है उसे भी कंगनी कहते हैं। तो कंगनी में दोनों का संबंध हो गया, मकान का भी संबंध हो गया और अनाज का भी संबंध हो गया, अर्थात ये हो गई निस्बत। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये काय का उदाहरण है, तो ये निस्बत का उदाहरण है। बी विकल्प सही है। चलिए 14वां हो गया, शानदार प्रश्न। खुसरो का पहला फारसी काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए, बोलो भाई बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। खुसरो का पहला फारसी काव्य संग्रह कौन सा है? तुहफत उल सिगर, अस्पनामा, फिराकनामा, नूह सिपहर। बताइए कौन सा है? पहला पूछा गया है, पहला फारसी काव्य संग्रह, फर्स्ट फारसी काव्य संग्रह। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। पहली रचनाएं तो आपको पता होनी चाहिए, पहली और अंतिम। तो खुसरो का पहला फारसी काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए। 15वां प्रश्न, बताओ कौन सा है? ए बी सी डी। नूह सिपहर। जो लोग नूह सिपहर बता रहे हैं उनका उत्तर गलत है। फिराकनामा बताया, उनका भी गलत है। अस्पनामा, उनका भी गलत है। ए विकल्प सही है। खुसरो का पहला काव्य संग्रह है, खुसरो का पहला काव्य फारसी काव्य संग्रह है तुहफत उल सिगर, तुहफत उल सिगर। ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। 15 प्रश्न हो गए। चलिए 15 हो गए तो अब 16वां भी देखें। खुसरो की आखिरी मसनवी है, बताओ। खुसरो की आखिरी मसनवी है, अब ये आखिरी पूछी जा रही है। तुगलकनामा, ये तुगलक होना चाहिए। तुगलकनामा, फिराकनामा, अस्पनामा, नूह सिपर। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, ये चारों ही रचनाएं खुसरो की हैं। इससे पहले वाली भी चारों रचनाएं खुसरो की थी। ठीक है, खुसरो की आखिरी मसनवी कौन सी है? 16वां प्रश्न, एकदम बढ़िया प्रश्न है। खुसरो की आखिरी मसनवी कौन सी है? खुसरो की आखिरी मसनवी मतलब मसनवियों की आखिरी रचना कौन सी है? तुगलकनामा या फिराकनामा या अस्पनामा या नूह सिपहर? नूह सिपहर। बताओ, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ ए सही है, बी सही है या सी डी कौन सा सही है? खुसरो की आखिरी मसनवी कौन सी है? तो खुसरो की आखिरी मसनवी है, ए विकल्प सही है, तुगलकनामा। ठीक है, आखिरी मसनवी कौन सी है?
तुगलकनामा। बहुत बढ़िया, ये इनकी आखिरी मसनवी है रचना। ठीक, भाई मच्छर किधर बैठे हो? अदृश्य होकर बैठे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहे हो? रोक रखा है आपने काम। भाई पढ़ाई को मत रोको। हाँ हट गए। कहाँ बैठ जाते हो? दिखाई भी नहीं देते हो क्या? चलिए, खुसरो ने अपने संपूर्ण जीवन में कुल कितने राजाओं के साथ काम किया? बताओ। खुसरो ने अपने संपूर्ण जीवन में कुल लगभग कितने राजाओं के साथ काम किया? बोलिए, कितने राजाओं के साथ? छोटे बड़े सब पूछ रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ छोटे नहीं न बड़े। खुसरो ने अपने संपूर्ण जीवन में कुल लगभग कितने राजाओं के साथ काम किया? बताओ भाई बताओ। A B C D 10 25 45 60। 10 25 45 60। बताओ, कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? थोड़े बहुत बता दीजिए, कितने राजाओं के साथ काम किया है खुसरो ने? छोटे बड़े सब मिलाकर बताइए। A B C D। तो खुसरो ने अपने संपूर्ण जीवन में 10 राजाओं के साथ काम नहीं, 25 के साथ नहीं, 45 के साथ नहीं, 60 के साथ। बिल्कुल सही। 17वें प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। ठीक है, खुसरो ने अपने जीवन काल में लगभग 60 राजाओं के साथ काम किया था। 60 राजाओं के साथ। ठीक है, अब वो 60 राजा छोटे बड़े, देश के विदेश के, जहाँ भी एक मरा दूसरे के साथ, दूसरा मरा तीसरे के साथ, जहाँ गए उसके साथ, दूसरी जगह गए तो उसके साथ, तो 60 राजाओं के साथ कार्य किया है। ठीक है, ये शोध से स्पष्ट हुआ है, शोधों से। ठीक है, खुसरो पर जो शोध हो रहे हैं उनसे। ठीक है, तो ये 60 राजा, विकल्प डी सही है। चलिए, जोरू क्यों मारी, ईख क्यों उजाड़ी? हाँ, सुखना, दो सुखने। ठीक है, दो सुखने आ गया भाई। जोरू क्यों मारी, ईख क्यों उजाड़ी? उक्त सुखने का अर्थ क्या है? जामिन, बेल, रस, फेरा। ये सुखने हैं, दो सुखने। बताइए, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। जोरू क्यों मारी, ईख क्यों उजाड़ी? जामिन, बेल, रस, फेरा। उक्त सुखने का अर्थ बता दीजिए भाई, क्या है? जोरू क्यों मारी, ईख क्यों उजाड़ी, जामिन, बेल, रस, फेरा। क्या अर्थ है? जोरू को इसलिए मारा क्योंकि जोरू नीरस थी। जोरू तो जानते ही होंगे, जोरू का गुलाम। जोरू में क्या? रस नहीं था, रस नहीं था। ठीक है, और रस नहीं था तो जोरू कैसी थी? नीरस, रस रहित। इसलिए जोरू को मारा। और ईख क्यों उजाड़ी? ईख इसलिए उजाड़ दी कि ईख में रस नहीं था। अब जिस गन्ने में रस न हो तो उस ईख का, उस गन्ने का मतलब क्या रहेगा? तो इन दोनों का अर्थ, जोरू क्यों मारी, रस नहीं था, और ईख क्यों उजाड़ी, रस नहीं था। ठीक है, जोरू रसीली नहीं थी। ठीक है, बी विकल्प सही होगा, वो सॉरी सी विकल्प सही होगा, रस। रस और रस। ठीक है, ईख में, गन्ना में जब रस नहीं था तो भाई ईख गन्ना उजाड़ना पड़ा, और जोरू में रस नहीं था तो जोरू को मारा भाई। रस का मतलब प्रेम, रस का मतलब आनंद। ठीक है, रस का मतलब मधुरता। तो ये सब नहीं था जोरू में, इसलिए जोरू की पिटाई कर दी। चलो, गौरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग।
गौरी लिख दिया, गोरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोरी। गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग। उक्त क्या है? ढकोसला, निस्बत, गजल, पहेली। बताओ क्या है? ये काय का उदाहरण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं भाई, आपको तो कहीं नहीं मिलेंगे। देखो, न तो ऐसा कंटेंट मिलेगा, न ऐसी जानकारी मिलेगी, न ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और बहुत कुछ मिल जाएगा, बड़ी बड़ी बातें मिल जाएंगी, बड़े बड़े काम मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन जो ये चीज़, ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन ये भी आपको कैसे मिल रही हैं? मुफ्त में। कैसे? मुफ्त में। और फ्री में मिल रही हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हालांकि बुजुर्ग ये कहते हैं कि फ्री में यदि चंदन बांटो तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं समझता। और यही कारण है कि फ्री में क्लास, इतनी अच्छी क्लास होने के बावजूद भी जो पैसे लेके क्लास कर रहे हैं, या जैसे भी क्लासें चल रही हैं, तो वहाँ पर दौड़ दौड़ के, भाग भाग के बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और यहाँ फ्री में चंदन मिल रहा है तो अरे भाई, फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना ही अच्छा पढ़ा रहे होते तो पैसे से न पढ़ाते। लेकिन सिर्फ सब कुछ पैसा ही नहीं है, इसलिए फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जिसे आवश्यकता होगी, जिसे ज़रूरत होगी, वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। और हम भी चाहते हैं जिसे ज़रूरत हो, वास्तविक ज़रूरत हो, वही देखे, ठीक है। जिसे ज़रूरत नहीं वो न देखे तो ही बेहतर है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम तो दान कर रहे हैं और दान पात्र को दिया जाना चाहिए, ठीक है। मेरे विचार से सभी दानों में श्रेष्ठ दान है विद्यादान। मेरे विचार से सभी दानों में श्रेष्ठ दान है विद्यादान। इससे बड़ा कोई दान नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो ये दान हम कर रहे हैं, हम मुफ्त में दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं विद्या। अब इस विद्या का जो दान दे रहे हैं वो पात्र को मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो पात्र होगा वो यहाँ तक अपने आप पहुँच जाएगा, ठीक है। और आराम से ये दान ग्रहण करेगा और अपना आनंद करेगा, कल्याण होगा उसका। और जिसे दान की ज़रूरत ही नहीं है, कभी ज़रूरत होती है सागर को कि पानी बरसे? नहीं होती। रेगिस्तान में ज़रूरत होती है भाई, तो रेगिस्तान में तो कम ही वृक्ष होते हैं, कम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दान जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया जाना चाहिए। तो ये सुपात्र को मिलना चाहिए, और मेरे हिसाब से सुपात्र मेरे पास पर्याप्त हैं, इतने बहुत हैं। 50 हैं तो 50 ही बहुत हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं ये 100 तो कोई बात नहीं। हम तो ये हमने पहले भी कहा है कि ज़्यादा को कम पढ़ाने से अच्छा है कम को ज़्यादा पढ़ाओ और अच्छा पढ़ाओ। भले ही एक शिष्य हो चंद्रगुप्त की तरह। और क्या किया? सम्राट हो गया इतने बड़े बड़े राज्य का। तो भले ही एक हो और वो टॉप कर दे, बस टॉप कर दे, मेरी मेहनत सफल है। आके ये यहाँ पर ये कह दे कि सर आपकी छत्र छाया में हमने टॉप किया है, बस काफ़ी है। और एक की जगह 10 हैं, 50 हैं, 50 हैं, 50 के 50 भी लग जाएं, 100 हैं, 100 के 100 लग जाएं, हमारी मेहनत सफल है। हम क्या पैसे थोड़ी ले रहे हैं जो कि हम ये कहें कि कम लोग हैं तो कम पैसे आएंगे, ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा। लेकिन इनकी सफलता ही हमारा परिणाम होगा, हमारा आनंद होगा, हमारी फीस होगी, हमारा सब कुछ होगा, ठीक है। तो वैसा दान दोगे, कोई 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा आपके दान से, 10 दिन खा लेगा। लेकिन आप विद्या दान किसी को दोगे और उस दान से यदि उसने लाभ ले लिया, जॉब लग गई या कहीं अच्छे ढंग से कमाने लगा, तो वो खाएगा, उसकी पीढ़ियाँ खाएंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा दान विद्या दान है। स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है। बस उस प्रयास में ये लगता है कि थोड़ी संख्या ठीक होती है तो थोड़ा मन अच्छा लगता है कि चलो हम मेहनत कर रहे हैं, तो संख्या थोड़ी ठीक रहती है, मन अच्छा लगता है, मन लगता है पढ़ाने का। इतना समय
चुन चुन के ये प्रश्न ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको, आपके पास भी किताबें होंगी, आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं इनमें से आप ढूंढ लेंगे, ढूंढ के बताना कहाँ कौन सी किताब में आपको ये प्रश्न मिला या ये प्रश्न कहाँ मिले। तो इन प्रश्नों को ढूंढना, ढूंढ के फिर लिखना, अपने नोट्स पर लिखते हैं, फिर नोट्स लेके भैया को देते हैं, जो पीपीटी बना रहे हैं वो भैया फिर प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ भी फिर आपको टाइम देते हैं। तो कितना टाइम जा रहा है आप अनुमान लगा सकते हैं, कितनी मेहनत जा रही है ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, दुनियादारी है। गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग। ठीक है, ये ढकोसला है। क्या है? ढकोसला। ठीक है, गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग, ढकोसला है। बहुत बढ़िया, ढकोसला। ठीक, ए विकल्प सही हो जाएगा। चलो ढकोसला भी हम पढ़ेंगे आगे, होते क्या है, बड़ी क्लास ज़्यादा हो जाएगी, एक साथ ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे तो। चलिए भाई, अगला क्या है? हटो। अगला है भोलानाथ तिवारी ने खुसरो से संबंधित ग्रंथ लिखा। बहुत शानदार। भोलानाथ तिवारी ने खुसरो से संबंधित ग्रंथ लिखा जिसका नाम है। भोलानाथ तिवारी ने खुसरो पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है खुसरो की हिंदी कविता, सूफी संत अमीर खुसरो, महाकवि खुसरो, अमीर खुसरो। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी भी महत्वपूर्ण हैं और खुसरो भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और खुसरो पर लिखा गया ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। अब बता दीजिए इसमें से भोलानाथ तिवारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ए बी सी या डी। बहुत शानदार प्रश्न है, आपको उत्तर बताना है। बताइए बताइए भाई, बताइए, बताओ। भोलानाथ तिवारी ने खुसरो से संबंधित कौन सा ग्रंथ लिखा है? भोलानाथ तिवारी ने खुसरो से संबंधित कौन सा ग्रंथ लिखा है? बता दीजिए भैया। तो भोलानाथ तिवारी ने खुसरो से संबंधित जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है अमीर खुसरो। बस, कुछ नहीं याद करना है, सीधे सीधे अमीर खुसरो और भोलानाथ तिवारी। ठीक है, नाम है अमीर खुसरो का, बस उसी नाम पर इन्होंने ग्रंथ लिख दिया, भोलानाथ तिवारी। ठीक, अब खुसरो की हिंदी कविता, ये ग्रंथ किसने लिखा है? खुसरो की हिंदी कविता। ठीक है, तो ये ग्रंथ किसने लिखा? ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास ने ये ग्रंथ लिखा है खुसरो की हिंदी कविता। ठीक है, खुसरो की हिंदी कविता ग्रंथ पूछा जाएगा तो आप किसे बता देंगे? ब्रजरत्न दास को बता देंगे। ठीक है, अब क्या है? सूफी संत अमीर खुसरो, ये किसने लिखा है? रचना भोला यामिनी। भोला यामिनी। ठीक है, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा? सूफी संत अमीर खुसरो। ठीक है, सूफी संत, संत थे, वास्तव में संत थे, उस दिन हमने चर्चा की थी और भी आगे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत थे। ठीक है, और ये सफदर आह ने महाकवि खुसरो नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये 4 ग्रंथ हो गए, महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ। ठीक है, और भोलानाथ तिवारी का ग्रंथ हो गया अमीर खुसरो, महाकवि खुसरो, सफदर आह, सूफी संत अमीर खुसरो, रचना भोला यामिनी, ब्रजरत्न दास, खुसरो की हिंदी कविता। और ब्रजरत्न दास ये नागरी बिचारी सभा द्वारा, ठीक है, नागरी बिचारी सभा द्वारा लिखा गया है या उससे जुड़कर। 20वां हो गया। अब चलते हैं 21वां, खुसरो के कथन। खुसरो के कथन।
किश्वरे हिंद, ये यहाँ गलत कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। खुसरो के कथन बहिश्ती बजमी। चलो चलो भाई देखते हैं। किश्वरी हिंद अस्त बहिश्ती बजमी का अर्थ क्या है? ये कथन खुसरो का है, ये कथन खुसरो का है, ठीक है। ये बॉक्स में ये कथन किसका है? खुसरो का है। अरे भाई पढ़ा लेने दो। ये क्या है? किश्वरे हिंद अस्त बहिश्ती बजमी, ठीक है। किश्वरे हिंद अस्त बहिश्ती बजमी, किश्वरे हिंद अस्त बहिश्ती बजमी। खुसरो का ये कथन है, किश्वरे हिंद अस्त बहिश्ती बजमी। इसका अर्थ क्या है? हिंदुस्तान एक धनी देश है, हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है। ये हम गलत लिखा है थोड़ा सा। हिंदुस्तान दुनिया का गुरु है, हिंदुस्तान दुनिया में सर्वोपरि है। बताइए इस वाक्य का, इस कथन का अर्थ इनमें से कौन सा है? अर्थ बताना है आपको, बताइए। ABCD बताइए बताइए। किश्वरे हिंद अस्त बहिश्ती बजमी का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान एक धनी देश है, हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया का गुरु है, हिंदुस्तान दुनिया में सर्वोपरि है। बता दीजिए भैया कौन सा सही है, हमें भी पता लग जाए। 5 सेकंड का समय है, आप बताओ, हमें भी पता लग जाए, ठीक है। बोलो बोलो कौन सा सही है, बोलिए भाई, बोलो बोलो। बांके बिहारी लाल की जय। हिंदुस्तान एक धनी देश है? नहीं। इस वाक्य का अर्थ है हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया का गुरु है, हिंदुस्तान दुनिया में सर्वोपरि है। नहीं, हिंदुस्तान से बहुत प्रेम करते थे, बाहर भी रहे थे ये हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान से विशेष प्रेम दिखाया और हिंदुस्तान के बारे में कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है। जन्नत का मतलब स्वर्ग, जन्नत का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, मतलब दुनिया में जन्नत है हिंदुस्तान जो, ठीक है। बहुत देशभक्ति से संबंधित ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है। किनका? अमीर खुसरो का, ठीक है। हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात कही, हिंदुस्तान दुनिया में। ऐसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये अरबी फारसी में रखा है, फारसी में न रख के ये सीधे सीधे रख दें, अमीर खुसरो ने क्या कहा है हिंदुस्तान के बारे में, तो ये कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया में जन्नत है, ठीक। 21वां प्रश्न, शानदार। खुसरो, ये खुसरो को हुदहुद कहकर बुलाते थे, कौन? ये बताना है आपको। ये खुसरो को हुदहुद, ये खुसरो को हुदहुद कहकर बुलाते थे। हुदहुद एक सुरीला पक्षी, ठीक है। हुदहुद का मतलब सुरीली आवाज वाला पक्षी, ऐसे कह लें, ठीक है। सुरीली आवाज वाला पक्षी, तो ये खुसरो को हुदहुद कहते थे। कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, निजामुद्दीन औलिया, खुसरो की माँ। बताओ खुसरो को हुदहुद कौन कहता था? हुदहुद, सुरीली आवाज वाला पक्षी, बहुत सुरीली आवाज़ थी, बहुत मधुर आवाज़ थी, बहुत मधुर। तो खुसरो को हुदहुद कौन कहता था? बताइए। ABCD, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी, निजामुद्दीन औलिया, खुसरो की माँ। बताओ ABCD। खुसरो की माँ किसने किसने कहा है? हमने उस दिन बताया था ये माँ के बहुत आज्ञाकारी शिष्य थे और जीवन पर्यंत माँ की आज्ञा का पालन करते रहे। बहुत आदर करते थे माँ का, लेकिन माँ इन्हें हुदहुद नहीं कहती थी। ये इनके गुरु का नाम है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था, लेकिन ये इन्हें हुदहुद नहीं कहते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये भी हुदहुद नहीं कहते थे। हुदहुद कौन कहता था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, हो सकता है बीच में से ये नाम ना आए, लेकिन पूरा नाम आए तो ऐसे भी आ सकता है। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी क्या कहता था इन्हें? हुदहुद। क्या कहता था इन्हें? हुदहुद कहता था। ठीक है, हुदहुद कहता था इन्हें। चलो ठीक है, शानदार प्रश्न हो गया 22वां। अब देखते हैं अगला प्रश्न 23वां। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ होना चाहिए था, कहीं लिख दिया है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ। दिल्ली, पटियाली, फिरोजाबाद, बदायूं। देखो आजकल फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। ठीक है, आप इस बात से अवगत होंगे शायद। फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चंद्रनगर। सुहाग नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। ठीक, चूड़ियों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। काय के लिए? चूड़ियों के लिए। यहाँ की चूड़ियाँ देश दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो भाई यहाँ यदि आओ आप तो यहाँ से चूड़ियाँ जरूर लेके जाना। ठीक है, चलिए निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली। ये अमीर खुसरो के गुरु थे और इनकी बात न हो और अमीर खुसरो की बात होती रहे तो ये संभव नहीं। निजामुद्दीन औलिया ने किसके बारे में कहा था कि दिल्ली दूर है? बताइए। दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है। ठीक है, किसके संदर्भ में ये बात कही थी कि दिल्ली दूर है? बताइए। बहुत शानदार। चलो, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, पटियाली, फिरोजाबाद, बदायूं। तो दिल्ली, पटियाली, फिरोजाबाद, बदायूं। बदायूं में हुआ था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं। ठीक है, बदायूं ये कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद, बरेली, इस तरह से इन जनपदों के पास है बदायूं। ठीक, फिरोजाबाद भी एटा से लगा हुआ है, हाथरस से भी लगा हुआ है, आगरा से भी लगा हुआ है। दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, पटियाली ये जनपद कासगंज में है। ठीक है, छोटा सा कस्बा है। चला गया, चला गया। ये क्या हुआ? कहाँ गया भाई? अरे ये कहाँ चला गया? टुडे है टुडे 34 PPT। बार बार डाउनलोड करना पड़ रहा है, कहाँ चला जाता है। चलिए, ये हो गया निजामुद्दीन औलिया 23।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है। 24 देखो, खालिक वारी हिंदी फारसी शब्दकोश है। खालिक वारी हिंदी फारसी शब्दकोश है। ठीक है। एक प्रश्न तो यही आता है, एक प्रश्न खालिक वारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। ये हम लोग खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अलग से हमने ये प्रश्न नहीं बनाया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, हमने ये कहा है जो हम प्रश्न देते हैं उसके साथ जो बोलते हैं या काम कराते हैं वो सब महत्वपूर्ण है और वो सब आ सकता है। तो ये अमीर खुसरो की रचना है। एक प्रश्न। दूसरा ये कि खालिक वारी क्या है? तो शब्दकोश है। खालिक वारी क्या है? शब्दकोश। तीसरा प्रश्न ये कि खालिक वारी कैसा शब्दकोश है, किन भाषाओं का? तो हिंदी और फारसी का शब्दकोश है। 3। अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसमें लगभग डॉट 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 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? शब्दों की संख्या पूछी गई है। खालिक वारी में कितने शब्दों की चर्चा की गई है? अमीर खुसरो ने खालिक वारी में कितने शब्द? भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द बताओ। 600, 1200, 1800, 2400। खालिक वारी में कितने शब्द हैं? बताओ। खालिक वारी में कितने शब्द हैं ये आपको बताना है। A, B, C या D। खालिक वारी हिंदी फारसी शब्दकोश है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसमें शब्द हैं लगभग, बताइए। इसमें B विकल्प सही है। कितने शब्द हैं? 1200 शब्द हैं। भोलानाथ तिवारी ने ऐसा माना है। कितने शब्द हैं? 1200। ठीक है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार खालिक वारी में शब्दों की संख्या 1200 है। चलिए 24वां हो गया। अब देखो 25वां। जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने ईजाद किया। जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने ईजाद किया सितार, तबला और ढोलक, तराना, ये सभी। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ। जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने ईजाद किया सितार, तबला और ढोलक, तराना, ये सभी। बताओ भाई बताओ। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल भी है। ठीक है। तो ये सरकारी उत्तर इसमें सही जाएगा। ये सभी, ये सभी। ठीक है। अगला, सैयद जहीर अलादीन मदनी ने खुसरो द्वारा निर्मित तालों की संख्या बताई। ये बताओ, ये बताओ। सैयद जहीर अलादीन मदनी ने खुसरो द्वारा निर्मित तालों की संख्या कितनी बताई है? 9, 17, 26, 38। बताइए। खुसरो द्वारा निर्मित तालों की संख्या बतानी है आपको। सैयद जहीर अलादीन मदनी ने खुसरो द्वारा निर्मित कितने ताल बताए हैं? ताल, ताल जानते हो? तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। तो ये ताल इन्होंने खुदवाए थे। ठीक है। आजकल भी सरकार का जोर है जहाँ तालाब हैं वो खुदवाए जाएं, उनकी साफ सफाई की जाए। तो ताल पहले क्या रहता था कि पानी पीने के योग्य, पानी भरने के योग्य, पशुओं को, मनुष्यों के लिए जल की आवश्यकता होती थी, ताल खुदवाए जाते थे। तो इन्होंने 17 ताल खुदवाए थे। अमीर खुसरो ने कितने ताल खुदवाए थे? 17। ठीक। अगला, 10 नारी का एक ही नर, बस्ती बाहर वाका कर, पीठ सख्त और पेट नरम, मुंह मीठा तासीर गरम। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश मेरे खुसरो, जलवा कर दिया। 10 नारी का एक ही नर, बस्ती बाहर वाका घर, पीठ सख्त और पेट नरम, मुंह मीठा तासीर गरम। 10 नारियों का एक ही नर है, बस्ती के बाहर उसका घर है, पीठ सख्त है, पेट नरम है, मुंह मीठा है उसका, तासीर गरम है उसकी। अब बताओ, पहेली का अर्थ बताओ। सारा अर्थ तो हमने ही बता दिया, अब आप क्या बताओगे? पेट तो नरम सबका ही होता है, पीठ सख्त तो सबकी होती है, ठीक है, मुंह मीठा अधिकांश का होता है, तासीर गरम सबकी नहीं होती है। बस्ती
10 नारी का एक ही नर, बस्ती बाहर वा का घर, पीठ सख्त और पेट नरम, मुँह मीठा तासीर गरम। इस पहेली का अर्थ तरबूज, नारी, कद्दू, खरबूज। बताओ ABCD। 10 नारी का एक ही नर, खरबूज, बस्ती बाहर उसका घर, पीठ सख्त और पेट नरम, मुँह मीठा तासीर गरम। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा 27वें प्रश्न का। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छी पहेली, बहुत शानदार प्रश्न। डी विकल्प सही है, खरबूज। क्या होगा? खरबूज। चलो भाई, गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग। ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया ढकोसला। बोला ना तिवारी, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया। चलो अब तो नहीं है रिपीट, इस पे देखते हैं चर्चा करके। अमीर खुसरो को अमीर उपनाम किसने दिया? बताओ, अमीर खुसरो को अमीर उपनाम किसने दिया? गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। वाह, बताइए, बहुत बढ़िया। अमीर खुसरो को अमीर नाम किसने दिया? अमीर खुसरो को अमीर नाम किसने दिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमीर खुसरो को अमीर नाम किसने दिया है? बताइए बताइए भाई। गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को अमीर नाम किसने दिया है? बताइए भाई, बहुत शानदार। गयासुद्दीन तुगलक नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक नहीं, जलालुद्दीन खिलजी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अमीर नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था? अमीर। ठीक, अमीर नाम क्यों दिया था? बताओ, अमीर नाम क्यों दिया था ये बता दो। चलो भाई, अमीर नाम दिया था ये तो हमने बता दिया आपको, लेकिन अमीर नाम क्यों दिया ये तो आपको बताना है। अमीर नाम क्यों दिया? बताओ भाई, बताओ, बताइए भाई, बताइए, कमेंट करके बताइए, अमीर नाम क्यों दिया? ठीक है, अमीर नाम क्यों दिया? बताओ बताओ। इसने कहा कुछ लिखो, इन्होंने एक कविता लिख के दी, एक कविता सुनाई, उस कविता से प्रभावित होकर इसने नाम दिया था अमीर। किसने? जलालुद्दीन ने। ठीक है। एटा निवासी साहित्यकार राम सिंह के अनुसार खुसरो की बीवी का नाम क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न भाई, बीवी का नाम भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एटा निवासी साहित्यकार राम सिंह के अनुसार खुसरो की बीवी का नाम क्या था? बताइए, खुसरो की बीवी का नाम बताओ। माया देवी, दौलतनाज, सैयद मुबारक बेगम, सिल्विया। बताओ, ABCD बताओ, खुसरो की बीवी का नाम क्या था? एटा निवासी साहित्यकार राम सिंह के अनुसार खुसरो की बीवी का नाम माया देवी, दौलतनाज, सैयद मुबारक बेगम, सिल्विया। तो सिल्विया था, डी विकल्प सही है। ठीक है, अब देखो, इनके अनुसार, राम सिंह के अनुसार तो सिल्विया था, इन राम सिंह के अनुसार क्या था? सिल्विया। लेकिन अन्य लोग जो मानते हैं वो माया देवी उर्फ दौलतनाज या सैयद मुबारक, ये चारों ही नाम खुसरो की बीवी के हैं। ठीक है, इनमें से चौथा ये नाम तो राम सिंह ने माना है, लेकिन वैसे ये तीनों नाम खुसरो की बीवी के हैं। ठीक है,
खुसरो की बीवी। ये चारों ही नाम खुसरो की बीवी के हैं, ठीक है, बीवी, ये बीवी, ठीक। तो माया देवी, ऐसा बताया जाता है कि खुसरो की जो बीवी थी, उनके पिता कुछ समय पहले ही नए मुस्लिम हुए थे, नए मुसलमान हुए थे। तो ये हिंदू थी, ठीक है, पहले वो हिंदू थे, तो मुस्लिम थोड़े दिन पहले हुए थे, तो हिंदू वाले संस्कार इनमें थे। इसीलिए कहा जाता है कि खुसरो में भी हिंदू वाले संस्कार आए थे। खुसरो में भी हिंदू मुस्लिम दोनों के संस्कार थे, ऐसा बताया जा रहा है। चलो, बहुत शानदार। क्या प्रश्न है, जलवा है। खुसरो के पहले फारसी काव्य संग्रह 100 फारसी गजलों में क्या उपनाम है, बताओ। शुरुआत की जो गजलें हैं उनमें खुसरो का उपनाम क्या है, या पहले फारसी काव्य संग्रह में खुसरो ने जो पहला फारसी काव्य संग्रह लिखा है, हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 100 फारसी गजलों में क्या उपनाम है, अमीर या खुसरो या सुल्तानी या तूती ए हिंद, बताओ। अमीर या खुसरो या सुल्तानी या तूती ए हिंद, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। खुसरो की पहले फारसी काव्य संग्रह में या 100 गजलों में क्या उपनाम मिलता है, खुसरो का उपनाम बताइए, क्या मिलता है। तो पहले जो काव्य संग्रह हैं उनमें खुसरो का उपनाम मिलता है सुल्तानी, ठीक है, क्या मिलता है, सुल्तानी, याद रखेंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने ये कहा, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम बताइए। आरंभ में कविताएं जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से लिखी, कलाधर। ऐसे ही खुसरो ने आरंभिक रचनाएं किस उपनाम से लिखी, तो सुल्तानी। बस, ठीक, ओके ओके। चलिए भाई, ये हो गए पूरे 32 प्रश्न, ठीक है, 32 प्रश्न हो गए, बेहद शानदार प्रश्न। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT, प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक। दूसरी बात, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है, PK सर यूपी टॉपर। चर्चा करने की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर आप चर्चा कर सकते हैं। ये तो क्लास हुई, PDF आपको मिल जाएगी। और अब आपका होमवर्क, ठीक है, कमेंट बॉक्स कार्य, ठीक है। देखो, पिछला कमेंट बॉक्स कार्य हमने दिया था, तो अब हम ऐसा करेंगे कि जिसका उत्तर सबसे पहले आएगा और सही आएगा, मतलब सही उत्तर सबसे पहले जिसका आएगा उसका नाम बताया करेंगे। तो पिछले वाले में सीताराम का उत्तर सही आया था, ठीक है, पुष्पराज भैया का सही आया था, शुरुआत में ही पुष्पराज चौहान जी का, और मेनका मिश्रा का सही उत्तर आया था। ये कई नाम हैं जो पिछली कमेंट बॉक्स कार्य में आए थे, और भी विद्यार्थियों के अच्छे उत्तर आए थे, सबका नाम नहीं ले सकते। अब हम अगली बार से जिसका सबसे पहले सही उत्तर आएगा उसका नाम लिया करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब आज का कमेंट बॉक्स कार्य हम आपको यहाँ दे रहे हैं। आपको हमने थोड़ा सा पहले बताया था कि आपको अर्थ बताना है, और काहे का अर्थ बताना है, ठीक है। कुछ पहेलियाँ हैं, कुछ निस्बतें हैं, ये चीज़ें हैं जो, ठीक। चलो, निस्बत,
निस्बत का अर्थ बताना है आपको। चलिए सरल पूछ ही ले रहे हैं, आप ये कहोगे कठिन हो गया। पहला, गहने और दरख्त, गहने और दरख्त में क्या निस्बत है? क्या निस्बत है? ठीक है, गहने और दरख्त में क्या निस्बत है? गहने और दरख्त में क्या निस्बत है या है, कुछ भी कह लो, ठीक है। और एक हम आपको यहाँ पूछे ले रहे हैं अब दो सुपने से, ठीक है। दो ही प्रश्न दिए दे रहे हैं इसमें। समोसा, समोसा क्यों न खाया? क्यों न खाया? समोसा क्यों न खाया? और जूता क्यों न चढ़ाया? जूता क्यों न चढ़ाया? क्यों न चढ़ाया? ठीक है, इसका उत्तर दो ही प्रश्न आपको दे रहे हैं आज के इस कमेंट बॉक्स कार्य के लिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। अब मिलेंगे फिर से एक नए कंटेंट के साथ और बहुत अच्छी क्लास के साथ। जुड़े रहिए, ठीक है। लोगों को शेयर भी कीजिए और लाइक हो तो लाइक कीजिए। राधे राधे।